नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल में नवनियतिवाद की विचारधारा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने मानव और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन में नियतिवाद, संभववाद दोनों विचारधाराओं का विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया, जबकि संभववाद में मनुष्य के ज्ञान और तकनीकी ज्ञान को सर्वोपरि माना गया। मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान से पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। इन दोनों विचारधाराओं का जो मिला जुला रूप है वो नवनियतिवाद की विचारधारा कहलाता है। दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग यह विचारधारा प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी। उनके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित होती है। इस समन्वयवादी विचारधारा में उन्होंने बताया कि मानव और प्रकृति में निरंतर पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन भूतल पर सफलतापूर्वक चल पाता है। उन्होंने इस विचारधारा को इस प्रकार व्यक्त किया कि संभववाद सिद्धांत के प्रधान समर्थक कैनेडियन प्रेरी में खाद्य ले जाने के उदाहरण से अथवा उत्तरी डेनमार्क की ऊसर भूमि के उल्लेखनीय विकास से, जो मानव नियंत्रण द्वारा संबंधित है, इन प्रदेशों की उपयोगिता को व्यक्त करते हैं। मैं एक क्षण के लिए भी अस्वीकार नहीं करता कि मानव अति आवश्यक योगदान देता है, परंतु वह ऊसर भूमि में खाद्य नहीं ले जाता तथा न ही डेनमार्क वासी अपने अनुपजाऊ प्रदेशों का विकास कर पाते यदि वे विश्व के अच्छे क्षेत्रों के चुनाव के लिए स्वतंत्र होते। केवल प्रकृति की योजना की ओर अपने भूमि प्रदेश के लिए अग्रसर कर दिए गए हैं। जब विश्व में उसी प्रकार के क्षेत्रों के अनुसरण से तुलना करें, जो केवल उतना ही स्पष्ट होता है कि मानव अपने समंजन में एक कदम और बढ़ाए। उन सीमाओं से जो प्रकृति द्वारा नियत की गई हैं, किंतु वह एक स्वतंत्र कार्यकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है। टेलर आगे लिखते हैं कि मानव किसी देश की उन्नति को तीव्र या कम कर सकता है, परंतु वह उसे रोक नहीं सकता। परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा निर्देशित से दूर हटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शुष्क प्रदेशों में बिना जल प्राप्ति का प्रबंध किए गन्ना या चावल जैसी फसलों का उत्पादन एक मूर्खता भरा कार्य हो गया। इसी प्रकार से टुंड्रा जैसे शीत और उजाड़ जो क्षेत्र होते हैं, उनमें आवश्यक तापमान प्राप्त किए फसलों का उत्पादन करना असंभव ही होगा। ग्रिफिथ टेलर ने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, वरन उनकी तुलना बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर मानव के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, उसकी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकता। टेलर की साम्यवादी विचारधारा के पोषकों का यही मत है कि मानव प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। साम्यवादी फैब्रे
ने भी इसे स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि मानव चाहे कुछ भी करे, वह वातावरण के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वह अपने भौगोलिक वातावरण का जैसा हुआ है उपयोग करता है और भौगोलिक संभावना का लाभ उठाता है, किंतु यहाँ भी अन्य क्षेत्रों की भांति अनिवार्यता का कोई प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार से जीन ब्रून्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वह शक्ति और साधन जो मानव के पास है बहुत सीमित है। प्रकृति में उसे ऐसी संभावनाएं दिखाई ही पड़ती हैं जिन्हें वह पार नहीं कर सकता। मानव अपना कुछ कार्य कुछ सीमा के भीतर ही रह कर सकता है और अपने वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य कर सकता है, किंतु वह उसे पूर्णतया छुटकारा नहीं पा सकता। वातावरण में परिवर्तन कर सकता है, वह उसे दबा नहीं सकता, वह सदैव ही उसे नियंत्रित रहेगा। इस संबंध में स्कार्फ का भी मत उल्लेखनीय है और वह कहते हैं कि यह कहा जाता है कि विश्व में सबसे मुक्तापूर्ण बात यह है कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। यह उतना ही हास्यास्पद कथन है जितना यह कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। यह कथन इस प्रकार से होना चाहिए कि मानव और प्रकृति में पारस्परिक सामंजस्य संबंध अथवा सहयोग है, न कि दोनों में शक्ति का प्रदर्शन और अथवा सहयोग। मार्टिन ने निश्चयवाद का एक अन्य ढंग से अध्ययन किया। उन्होंने इस समस्या को कारण और प्रभाव, जो कि प्रत्येक विज्ञान की कुंजी होती है, द्वारा समझने की चेष्टा की। वे कहते हैं कि मानव भूगोल में निश्चयवाद संभववाद की अपेक्षा कारण तथा प्रभाव की कसौटी पर अधिक ठीक और खरा सिद्ध होता है। अतएव निश्चयवाद को ही सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से मान्यता देने के पक्ष में है। उनका तर्क है कि प्रत्येक कारण का प्रभाव और प्रत्येक प्रभाव का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। बहुधा कारण तथा प्रभाव के बीच में अनेक उपकरण तथा उपप्रभाव होते हैं। इन्हीं उपकरणों तथा उपप्रभावों द्वारा प्रमुख कारण अपने अंतिम प्रभाव से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए, चांदनी रातें अधिक अंधेरी रातों की अपेक्षा अधिक शीतल और आनंददायी होती हैं। यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा इस शीतलता का कारण है तथा उसका प्रभाव है। शीतल रात्रि, परंतु चंद्रमा शीतलता कैसे उत्पन्न कर देता है इसका पता नहीं चलता और यह विश्वास किया जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की जलवायु या मौसम को प्रभावित नहीं करता। मार्टिन कहते हैं कि जो हमारे भौतिक तथा जैविक ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी, त्यों मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों को भली भांति समझने में सफलता मिलती जाएगी। इससे निश्चयवादी विचारधारा पुनः अधिकाधिक सफलता की ओर उन्मुख होगी। अंत में कहा जा सकता है कि चूंकि मानव स्वयं वातावरण का एक प्रमुख अंग होता है, जो अन्य भौतिक दशाओं की भांति जड़ रूप में न होकर चैतन्य है, किंतु उस पर वातावरण का निरंकुश नियंत्रण नहीं है। रसेल स्मिथ वो कहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं, वह एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तन करने वाला भी है। इसी दृष्टि से यह कहना असंगत न होगा कि वह मानव वातावरण के एक अंग के रूप में क्रियाशील और निष्क्रिय दोनों ही है। चूंकि मानव पृथ्वी पर रहता है, वह उस पर निर्भर करता है, अतः प्रकृति को सदैव उसकी आज्ञा को मानकर ही वह जीत सकता है। मैन कैन कंक्योर नेचर बाई ओबेइंग हर। अतः मानव को प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर उनकी उपयोगिता के आधार पर अपनी सुविधाओं और आकांक्षाओं में संबंध स्थापित करना चाहिए। उसे पग पग पर प्रकृति से सहयोग करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह उसे पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकेगा। इसीलिए यह कहा जा गया है कि प्रकृति को जीतने या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की सोचनी चाहिए
और वस्तुतः मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं है, उससे सामंजस्य और सहयोग स्थापित करने में ही